ब्रेन में ऐसा कुछ होता है कि आपको पहले से कुछ ये वार्निंग देगा, चेतावनी देगा, या सीधे ब्रेन स्ट्रोक? सो वार्निंग के रिगार्डिंग अगर हम कहें तो एक ब्रेन अटैक होने से पहले कुछ केसेस में टीआईए या जिसे हम मिनी स्ट्रोक कहते हैं वो कुछ लोगों को होता है। सो मिनी स्ट्रोक में क्या होता है कि पेशेंट को अचानक सिम्टम्स आएंगे, एक हाथ और पैर का सुन्न होना, पैरालाइज होना या बोलने में दिक्कत आना, मुंह का टेढ़ापन होना, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, ट्रांजिएंट होता है, फॉर 10 to 15 मिनट्स हुआ और आप उससे रिकवर हो गए। एक्रोनिम है बी फास्ट करके, बी फास्ट। बी स्टैंड्स फॉर डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग बैलेंस, पेशेंट को अचानक से चलने फिरने में लड़खड़ाहट होना, चलने में दिक्कत होनी, एक तरफ झुक जाना। ई स्टैंड्स फॉर आई, यानी कि अचानक पेशेंट को एक आंख या दोनों आंखों से दिखने में दिक्कत होना या धुंधलापन आना या विजन लॉस हो जाना। सबसे कॉमन सिम्टम जो है ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक का, जो कि अराउंड 80 to 90% केसेस में पाया जाता है, वो होता है अचानक पेशेंट का एक हाथ, एक पैर और फेस का टेढ़ापन होना और पैरालिसिस हो जाना। ठीक है। 90% केसेस में ये सिम्टम होते हैं। जैसे किसी को एक बार स्ट्रोक हो गया तो क्या परमानेंट लकवा मार जाता है? अगर पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, ब्रेन अटैक हुआ और अगर वो टाइमली नहीं पहुंच पाते, क्योंकि स्ट्रोक के अंदर एक गोल्डन आवर का पीरियड है, एक रूल है जिसके अंदर कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल में टाइमली पहुंच जाए, वो गोल्डन आवर होता है 4.5 घंटे। अदरवाइज उस पीरियड में नहीं पहुंचे तो परमानेंट डैमेज रहने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। विटामिन B12 की आपने जब बात कही ना, तो इंडिया में आई थिंक बहुत से ऐसे लोग हैं जो इससे डेफिशिएंट है इस वक्त। बिल्कुल, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी एक्वायर्ड भी हो सकती है, क्योंकि वेजिटेरियंस के अंदर विटामिन B12 पूरा नहीं हो पाता। पर सेकेंडली कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाता है जिसके कारण विटामिन B12 कम होना और होमोसिस्टिन का बढ़ जाना, ये दोनों काम होते हैं जिसके कारण से कि आपका ब्लड थिक हो जाता है और आप प्रोन हो जाते हो ब्लड क्लॉटिंग के लिए। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें ब्रेन स्ट्रोक की वजह से डेथ इसलिए हुई क्योंकि घर में वो लेडीज़ या जेंट्स अकेले थे, उनको अटैक आया, ना वो बोल पा रहे हैं, ना वो चल पा रहे हैं, ना वो उस पोजीशन में है कि किसी को बुला पाएँ, और वहीं उनकी डेथ हो जाती है। ऐसा होता है कि इस तरीके की सिचुएशन आ सकती है? ऐसा हो सकता है अगर ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन का एरिया जो है बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया हिट हुआ है या कुछ क्रिटिकल पार्ट ब्रेन का इन्वॉल्व हो गया है ब्रेन स्ट्रोक में, तब पेशेंट की अचानक डेथ भी हो सकती है। आपको पता है इंडिया में हर साल लाखों लोगों की मौत जो है वो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से होती है। लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रेन स्ट्रोक जो है वो बड़े बूढ़ों की बीमारी है, बट अब ऐसा नहीं है। ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। आजकल यंग लोगों को भी ब्रेन स्ट्रोक के जो अटैक हैं वो आ रहे हैं। ऐसे में ब्रेन स्ट्रोक होने के पीछे क्या कारण है? डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं टाइम इज़ ब्रेन, यानी जब आप समय पर आते हैं, इलाज अच्छे तरीके से हो जाता है, तब इस तरीके की दिक्कत से आपको बचाया जा सकता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अच्छी हो सकती है। लेकिन तब क्या होगा जब आप समय से पहुँचे ही ना, आप लक्षण ही ना समझ पाएँ, तो शायद इसमें जान जाने का खतरा भी हो सकता है। इसीलिए हमने भी इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिन्हें शायद एक बार ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है और अब उन्हें नहीं पता कि क्या करना है, क्या ऐसी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में बदलनी है सो दैट दोबारा ब्रेन स्ट्रोक ना हो। अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर के जुंदल, जो कि डायरेक्टर हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, सीके बिरला हॉस्पिटल दिल्ली में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम कोशिश करेंगे आपके ज़रिए हमारी ऑडियंस तक ब्रेन स्ट्रोक जैसे सेंसिटिव टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, अवेयरनेस सही तरीके से पहुंचा सके। सबसे पहले हम यही चाहते हैं कि जो भी ऑडियंस हमारे इस वीडियो को देख रही है, अगर उन्हें पता ही नहीं हो कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, कि ब्रेन में कुछ अटैक जैसा भी हो सकता है, कैसे समझेंगे हम क्या है ब्रेन स्ट्रोक? सो मेगा, बेसिकली ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक, या जैसे सिंपल लैंग्वेज में हम पैरालिसिस हो जाना, लकवा मार जाना कहते हैं, ये अचानक ब्रेन के किसी एक हिस्से की ब्लड सप्लाई अचानक बंद हो जाने से होता है। या तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट आ गया या वो ब्लड वेसल रप्चर हो गई, तो एक पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सप्लाई अचानक बंद हो गई, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वहाँ नहीं पहुँचे, तो विद इन मिनट्स उस एरिया की ब्रेन सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है और उसके कारण से पेशेंट को
सिम्टम आने चालू हो जाते हैं। ओके जैसे हम लोगों को लगता है ना कि हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड ब्लॉकेजेस इस तरीके की दिक्कत जो है वो कुछ ब्रेन स्ट्रोक से हैं, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो दिल की बीमारियां हैं, जो दिल के ब्लॉकेजेस है या दिल का दौरा पड़ना या हार्ट अटैक है, ये ब्रेन स्ट्रोक से कितने अलग हैं? देखिए, जैसे हार्ट अटैक जो है वो हार्ट की जो आर्टरीज हैं उनके ब्लॉक होने से होता है। उसी तरह से ब्रेन अटैक ब्रेन की आर्टरीज के ब्लॉक होने से ब्रेन अटैक होता है। सो हार्ट अटैक में नॉर्मली हम देखते हैं कि पेशेंट को पहले चेस्ट पेन होगा, घबराहट होती है या पल्पिटेशन, घबराहट, पसीना आना, ये सिम्टम हार्ट अटैक के पेशेंट को होते हैं। हाँ। इसी तरीके से ब्रेन अटैक जो होता है वो उसमें इस टाइप के वार्निंग साइंस नहीं आते हैं। नॉर्मली पेशेंट को कहीं भी इस टाइप का पेन नहीं होता। अच्छा। पेशेंट अचानक अपना नॉर्मल काम करते करते अचानक से इसको दिखने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, एक हाथ और पैर का पैरालाइज होना और बोलते बोलते आवाज़ उसकी फंबल करना, तो ये सारे सिम्टम अचानक से ब्रेन अटैक होने पे होते हैं। जो दिल की बीमारियां होती हैं अक्सर कहा जाता है कि वो पहले आपको ज़रूर चेतावनी देती हैं, कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से आपको कुछ साइंस मिलते हैं कि शायद आपका दिल सही से फंक्शन नहीं कर रहा है। ब्रेन में ऐसा कुछ होता है कि आपको पहले से कुछ ये वार्निंग देगा, चेतावनी देगा, या सीधे ब्रेन स्ट्रोक? सो वार्निंग के रिगार्डिंग अगर हम कहें तो एक ब्रेन अटैक होने से पहले कुछ केसेस में टीआईए या जिसे हम मिनी स्ट्रोक कहते हैं वो कुछ लोगों को होता है। सो मिनी स्ट्रोक में क्या होता है कि पेशेंट को अचानक सिम्टम्स आएंगे, एक हाथ और पैर का सुन्न होना, पैरालाइज होना या बोलने में दिक्कत आना, मुंह का टेढ़ापन होना, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, ट्रांजिएंट होता है, फॉर 10 to 15 मिनट्स हुआ और आप उससे रिकवर हो गए। अच्छा। इसको कहते हैं टीआईए या मिनी स्ट्रोक। तो ये एक तरह का वार्निंग साइन है कि आपको मेजर स्ट्रोक हो सकता है आने वाले टाइम में। राइट। जिन पेशेंट्स को, जिन मरीजों को टीआईए या मिनी स्ट्रोक हुए हैं उनमें आने वाले टाइम में स्ट्रोक होने की रिस्क, ब्रेन अटैक होने की रिस्क बहुत बढ़ जाती है। अराउंड 25 से 30% रिस्क उनको बढ़ जाती है। ओके। तो ये एक वार्निंग साइन जो है इम्पोर्टेंस है, जिसको हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करके उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो हम कैसे पहचानें कि किसी को मिनी स्ट्रोक का अटैक आ सो रहा है? मिनी स्ट्रोक या स्ट्रोक दोनों का सिम्टम सेम है। एक सिंपल एक्रोनिम है बी फास्ट करके। बी फास्ट। बी फास्ट, पहले फास्ट था, आजकल 2 वर्ड और आगे लगा दिए गए, बी फास्ट। उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बी स्टैंड्स फॉर डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग बैलेंस। पेशेंट को अचानक से चलने फिरने में लड़खड़ाहट होना, चलने में दिक्कत होनी, एक तरफ झुक जाना। ई स्टैंड्स फॉर आई, यानी कि अचानक पेशेंट को एक आंख या दोनों आंखों से दिखने में दिक्कत होना या धुंधलापन आना या विजन लॉस हो जाना। सीधे विजन लॉस हो सकता है। एफ स्टैंड्स फॉर फेशियल ड्रूप, फेशियल एसिमेट्री, अचानक किसी मरीज का बात करते करते मुंह में टेढ़ापन आ जाना। देन कम्स ए स्टैंड्स फॉर वीकनेस इन आर्म, कि आपकी हाथ या पैर में वीकनेस आ जाना। देन कम्स एस स्टैंड्स फॉर स्पीच, पेशेंट को बोलते बोलते स्पीच लड़खड़ा जाना या आपकी बात जो आप कह रहे हो पेशेंट को उसको समझने में भी दिक्कत आना या रॉन्ग वर्ड्स यूज करना। ठीक है। तो ये स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड देन लास्टली कम्स द टी, जैसा कि आपने पहले बताया, टाइम इज ब्रेन। सो व्हेन दीज सिम्टम अकर, जब ये सिम्टम्स आ गए तो अब आपके पास टाइम वेस्ट नहीं करना आपने, इट्स टाइम टू एक्ट। क्योंकि टाइम इज ब्रेन क्यों कहा गया है कि हर एक मिनट निकलने के साथ साथ ब्रेन में अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन सेल्स लॉस्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि पेशेंट को स्ट्रोक हुआ और उसके हर मिनट के साथ साथ 2 मिलियन न्यूरॉन्स उसके ख़त्म हो जा रहे हैं और जो कि परमानेंटली डैमेज होते हैं वो, तो उससे होने वाला इम्पैक्ट बड़ा ही डिवास्टेटिंग हो सकता है। बिल्कुल। तो ये जो आपने हमें फॉर्मूला बताया बी फास्ट का, BEFAST, इसमें अगर क्या मिनी स्ट्रोक में भी वैसे ही लक्षण दिखाई देंगे? सेम ही लक्षण होंगे, सिर्फ ड्यूरेशन का फर्क होगा कि मिनी स्ट्रोक में ये सिम्टम्स आए और 10 से 15 मिनट में अपने आप वो रिकवर हो गए। अच्छा, खुद ही और पेशेंट ने सोचा कि शायद गैस हो गई या रात को मैं सोया नहीं, है ना, इस कारण से उसको वो प्रिज्यूम कर लेता है। बट एक्चुअल में ये एक वार्निंग साइन थी, एक मिनी स्ट्रोक था। तो उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ है कि कितनी बार मिनी स्ट्रोक के एपिसोड्स होते हैं तब जा करके वो बड़े ब्रेन स्ट्रोक में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सिंपल है, एक बार मिनी स्ट्रोक हुआ तो आपको मेजर स्ट्रोक हो सकता है, या कई के लोगों को 2 या 3-4 बार भी मिनी स्ट्रोक्स होते हैं, टीआईए होते हैं, उसके बाद में बड़े स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओवरऑल मिनी स्ट्रोक या टीआईए होने के बाद में स्ट्रोक होने की रिस्क बहुत ही
बढ़ जाती है। ठीक है, हम ना ब्रेन स्ट्रोक, मेजर जो स्ट्रोक होता है, उसके कुछ लक्षणों को और सिंप्लीफाई करके आपसे पूछने की कोशिश करेंगे कि किस ऑर्गन में किस तरीके से प्रेजेंट करता है। अगर हमें अपने सिर से शुरुआत करनी है, हेड टू टो से शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हमारी आँखें, आँखों में किस तरीके से ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण दिखाई देते हैं? देखिए सबसे कॉमन सिम्टम जो है ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक का, जो कि अराउंड 80 to 90% केसेस में पाया जाता है, वो होता है अचानक पेशेंट का एक हाथ, एक पैर और फेस का टेढ़ापन होना और पैरालिसिस हो जाना। ठीक है। 90% केसेस में ये सिम्टम होते हैं कि एक साइड का पूरा हिस्सा आपका पैरालाइज, इसलिए इसको लेमन लैंग्वेज में अधरंग बोला जाता है। पैरालिसिस, लकवा मार जाना, अधरंग मार जाना, फालिश मार जाना, जिसे लेमन लैंग्वेज में कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही सिम्टम होता है, जिसको आसानी से पहचाना जा सकता है, जो मैंने आपको फार्मूला बताया बी फास्ट वाला। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि बैलेंस की गड़बड़ होना, अचानक चलते फिरते लड़खड़ा जाना, आँख की आपने बात करी तो आँख के विज़न में, पेशेंट को दिखने में विज़न डिम हो जाना, विज़न कम हो जाना, धुंधलापन होना, या पेशेंट को कई बार डबल दिखना, मल्टीपल इमेजेस दिखना, ये भी ब्रेन स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। ओके। इसके अलावा हम बात करें, अगर हियरिंग की बात करें, तो पेशेंट को सुनने में, समझने में, अंडरस्टैंड करने में दिक्कत हो जाना, अचानक कन्फ्यूजन स्टेट हो जाना, या फेंटिंग हो जाना, अनकॉन्शियसनेस हो जाना, अचानक मरीज को चक्कर का आना, या सडन ऑनसेट हेडेक हो जाना। लाइफ में ऐसा हेडेक सीवियर कि कभी आज तक नहीं हुआ, बिना किसी वजह से बहुत तेज सरदर्द हो जाना। तो ये सारे सिम्टम्स ब्रेन अटैक के हो सकते हैं। इसमें ना डॉक्टर, जैसे एक मेरा कंसर्निंग सवाल है, अक्सर लोगों का रहता है, जैसे आज के समय में ऐसा तो है नहीं कि घरों में बहुत सारे लोग रहते हैं, ज़्यादातर एक दो न्यूक्लियर फैमिलीज है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें ब्रेन स्ट्रोक की वजह से डेथ इसलिए हुई क्योंकि घर में वो लेडीज़ या जेंट्स अकेले थे, उनको अटैक आया, ना वो बोल पा रहे हैं, ना वो चल पा रहे हैं, ना वो उस पोजीशन में है कि किसी को बुला पाएँ, और वहीं उनकी डेथ हो जाती है। ऐसा होता है कि इस तरीके की सिचुएशन आ सकती है? ऐसा हो सकता है, अगर ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन का एरिया जो है बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया हिट हुआ है, या कुछ क्रिटिकल पार्ट ब्रेन का इन्वॉल्व हो गया है ब्रेन स्ट्रोक में, तब पेशेंट की अचानक डेथ भी हो सकती है। क्योंकि आप तो हेल्पलेस हो गए, जब आपको स्ट्रोक आ गया, यू आर हेल्पलेस, आप तो एक साइड पैरालाइज हो गई, आप बोल नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे, और घर में अगर कोई नहीं भी है तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है उसमें। बिल्कुल। इसमें अगर किसी को इस तरीके की दिक्कत हो रही है, और जैसे आपने कहा कि कई बार ब्रेन का कोई मेजर हिस्सा इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से आप पैरालाइज्ड भी हो सकते हैं, या अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है, ब्रेन के कौन से हिस्से स्ट्रोक में इन्वॉल्व हो सकते हो और वो कैसे अफेक्ट कर सकते हैं ब्रेन को? ब्रेन के जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, वो ब्रेन का कौन सा एरिया इन्वॉल्व हुआ है उसके कारण से, वो जो बॉडी पार्ट उसको रिप्रेजेंट करता है, उस हिस्से से उसको सिम्टम आते हैं। जैसे हमारे ब्रेन में फ्रंटल लोब का एरिया है, जहाँ पे हमारे चलने की या बोलने के सारे जो फाइबर्स जाते हैं, तो उस एरिया का इन्वॉल्वमेंट होगा तो पेशेंट को एक साइड में पैरालाइज होना, हाथ में पैर में वीकनेस, मुंह का टेढ़ापन होना। स्पीच वाला एरिया होता है, कुछ ब्रेन के एरियाज हैं, ब्रोकाज एरिया, वर्निकेज एरिया, उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया तो पेशेंट को स्पीच की दिक्कत आएगी। हमारा विजन का एरिया होता है ब्रेन के पिछले हिस्से में, ऑक्सीपिटल लोब में होता है, अगर वहाँ पे क्लॉट बन गया तो आपको देखने में दिक्कत आएगी। तो इसी तरह से ब्रेन के अलग अलग टाइप के, या ब्रेन स्टेम का एरिया, हमारे ब्रेन का जो मिनी ब्रेन कहते हैं, जिसे छोटा ब्रेन कहते हैं, वहाँ के एरिया में अगर क्लॉट आ गया तो उसके सिम्टम अलग हो जाते हैं। पेशेंट को निगलने में दिक्कत होना, स्वेलो करने में दिक्कत आना, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होना, तो ये सारे सिम्टम भी हो सकते हैं। और अगर जैसे किसी को एक बार स्ट्रोक हो गया तो क्या परमानेंट लकवा ही मार जाता है? अगर पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, ब्रेन अटैक हुआ, और अगर वो टाइमली नहीं पहुंच पाते, क्योंकि स्ट्रोक के अंदर एक गोल्डन आवर का पीरियड है, एक रूल है जिसके अंदर कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल में टाइमली पहुंच जाए, वो गोल्डन आवर होता है 4.5 घंटे, कि जब आपको स्ट्रोक का पहला सिम्टम आया तब से लेके और 4.5 घंटे का पीरियड है, गोल्डन आवर है। उस घंटे में, उन पीरियड के अंदर अगर पेशेंट स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंच जाए तो उसको, उसकी जो पैरालिसिस हुआ उसको कम्प्लीटली रिवर्स किया जा सकता है, क्योंकि आजकल ऐसी थेरेपीज़ हैं जिनके द्वारा इसको रिवर्स किया जा सकता है। अदरवाइज उस पीरियड में नहीं पहुंचे तो परमानेंट डैमेज रहने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। ये जो 24 घंटे का गोल्डन पीरियड है, ये कितना ज़रूरी है, और समय पर पहुँच कर 4.5 घंटे का, 4.5 घंटे का है। लेकिन आजकल की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई है उसमें इस विंडो को एक्सटेंड करके 9 घंटे तक भी कर दिया है। अच्छा, 9 घंटे तक। 4.5 घंटे तक तो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है कि आपने ये थेरेपी देनी है, और उसके बियॉन्ड भी 9 घंटे तक भी आप पेशेंट को ये दवाई दे सकते हो। कुछ सिलेक्टेड केसेस में कुछ एडवांस टेक्निक के द्वारा, आप MRI की एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको डिटेक्ट करके आप दी जा सकती है।
और एक और ट्रीटमेंट है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, जिसमें क्लॉट को डायरेक्ट मैकेनिकली हम निकालते हैं, तो वो 24 आवर्स तक उसकी विंडो जाती है, वो भी कुछ सिलेक्टेड केसेस के अंदर। ठीक है, मतलब 4.5, 9 और 24 घंटे हाँ, इस तरीके से, बट फिर भी जितना जल्दी पहुंचे जितना उतना जल्दी बेहतर पहुंचे, है। वो तो रूल है कि जितना जल्दी पहुंचेंगे, विद इन 3 आवर्स इज द बेस्ट पीरियड, जिसमें कि आप कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हो इसको। ठीक है, होने वाले अगर 3 घंटे के अंदर कोई पहुंच जाता है, क्या प्रोसीजर होता है अगर कोई पेशेंट आ रहा है ब्रेन स्ट्रोक के अटैक के साथ? तो जैसे ही पेशेंट इमरजेंसी में अराइव करता है स्ट्रोक के सिम्टम्स के साथ में, और तो आते ही पेशेंट को वाइटल्स को स्टेबल करके इमीडिएटली पेशेंट का सीटी स्कैन या एमआरआई किया जाता है, और उसमें फिर उसके बाद में पेशेंट को देखा जाता है कि ये किस टाइप का स्ट्रोक है। बेसिकली ब्रेन स्ट्रोक 2 टाइप का होता है। 85% केसेस में तो इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं, जो कि ब्रेन की आर्टरी की क्लॉट के कारण ब्लॉक होने से होता है। 85% केसेस में इस्चेमिक स्ट्रोक ही होता है, और 15% केसेस में हेमरेजिक स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज जिसे हम कहते हैं, वो दिमाग की नस के फट जाने से होता है। ठीक है, तो वो उसका इलाज अलग है, बट आज हम जो बात कर रहे हैं वो इस 85% केसेस के बारे में, इस्चेमिक स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें वो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी या मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टोमी के ऑप्शंस हैं जिसको हम देते हैं। तो पेशेंट आया हमारे पास, पेशेंट का हमने सीटी स्कैन एमआरआई किया, उसके बाद में उसकी एलिजिबिलिटी देख ली कि इसको ये दवाई लगनी है, तो इमीडिएटली फिर वो दवाई उसको लगाई जाती है। ये जो दवाई क्लॉट है बस्टिंग इंजेक्शन जो कहते हैं, जिसको थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी कहते हैं। कहाँ लगते हैं इंजेक्शन? ये आईवी लगाते हैं, इंजेक्शन अच्छा, के रूप में IV के लगता है, थ्रू ड्रिप में डाल के लगाते हैं। लगता है। तो एक ही डोज में? इसमें 2 तरह की दवाइयाँ आती हैं, एक तो डायरेक्ट बोलस सिंगल आपने इंजेक्शन में भरा और उसको लगा दिया, और एक दूसरी दवाई जो होती है वो 1 घंटे का इन्फ्यूज़न होता है। अच्छा, उसमें कुछ दवाई पहले दी जाती है, बाकी 1 घंटे में इन्फ्यूज़न में चलती है। और इससे कितने चांसेस होते हैं कि कितने % मरीज ठीक हो तो सकता है? अगर पेशेंट टाइमली हमारे पास पहुंच गया है और 4.5 घंटे की विंडो के अंदर अंदर आ गया है, और वो एलिजिबल है ये दवाई रिसीव करने के लिए, तो जो ट्रायल्स कहते हैं, जो स्टडीज़ हुई हैं, अराउंड 60 to 70% केसेस में बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इस दवाई के द्वारा आता है। यानी कि पेशेंट, इसका नॉर्मली आउटकम हम 3 मंथ्स पे मेज़र करते हैं। एमआरएस एक स्केल होता है हमारा, तो 0 से 2 का एमआरएस अचीव करना कहते हैं, और 3 मंथ्स में 70% पेशेंट जिनको ये दवाई लगती है वो अचीव कर लेते हैं, यानी कि वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी लाइफ में वापस। ठीक है, अदरवाइज अगर हम देखें स्ट्रोक को, अगर स्ट्रोक का ट्रीटमेंट विंडो पीरियड में नहीं हुआ और अनट्रीटेड वो रह गया, तो लाइक 1/3 पेशेंट जो है स्ट्रोक के, वो तो मतलब इमीडिएट पीरियड में या विद इन 7 days 15 days विद इन 1 month पेशेंट डेथ कर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। 1/3 पेशेंट जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी के द्वारा ऑलमोस्ट बेड बाउंड रहते हैं, और रिमेनिंग 1/3 है जो कि वापस अपने प्रीवियस में आ पाते हैं। अदरवाइज अराउंड 2/3 आप देखो कि इतना इंपॉर्टेंट चंक है जो कि या तो वो जिनकी डेथ हो रही है, या वो सीवियर डिसेबल्ड होकर हमेशा के लिए बेड बाउंड हो रहे हैं। तो इतना इसका डिवास्टेटिंग इफेक्ट है, इसलिए इन चीज़ों की ज़रूरत है कि स्ट्रोक को बहुत अर्ली पहचाना जाए। पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका बी फास्ट का रूल, उसको कोई भी पहचान सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी मेडिकल ट्रेनिंग है या आप डॉक्टर ही हो तभी पहचान पाओगे। एक आम लेमैन जो है या फैमिली मेम्बर कोई भी सोसाइटी के अंदर इन रूल्स के द्वारा उसको पहचान सकता है। पहचानते ही आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने इमीडिएटली पेशेंट को रश करना है नियर बाई स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में, जहाँ पे 24/7 सीटी स्कैन की फैसिलिटी अवेलेबल हो। इसमें जो चीज़ें आपने बताई डॉक्टर कि किस तरीके से इंसान जो है अफेक्ट हो सकता है, क्या स्ट्रोक के बाद जो इंसान, आपने कहा कि जिस तरीके के डिवीजन होते हैं कि कुछ लोग या तो जिनकी मौत हो जाती है, कुछ डिसेबल हुए हो जाते हैं, और कुछ ही ऐसे चंक हैं जो सही से अपनी फंक्शन चीज़ें कर पाते हैं। सबसे पहले हम उन लोगों की बात करते हैं जो ब्रेन स्ट्रोक का अटैक होने के बाद अभी फ़िलहाल नॉर्मल हैं, लेकिन रिस्क पर तो हैं ही, तो क्या चांसेस हैं कि वापस से स्ट्रोक आ सकता है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया, जैसे मिनी स्ट्रोक हुआ, टीआईए हुआ, तब भी पेशेंट को मेजर स्ट्रोक होने की रिस्क है। अराउंड हर 4 में से 1 मरीज को स्ट्रोक आ सकता है। इसी तरह से जिनको पहले स्ट्रोक हो गया लेकिन वो लकीली उससे सर्वाइव कर गए और वो इम्प्रूव कर गए, फिर भी उनको रिस्क है। 25 to 30% चांसेस हैं उनको कि दोबारा स्ट्रोक आने वाले टाइम में हो सकता है। और ये चांसेस हम किस तरीके से कम कर सकते हैं? तो इन चांसेस को कम करने के लिए कि पेशेंट को रिस्क फैक्टर्स क्या थे, उसको स्ट्रोक पहले वाला क्यों हुआ था। पेशेंट को हाई बीपी था, हाई उसको ब्लड शुगर थी, कोलेस्ट्रॉल था, पेशेंट को ओबेसिटी थी, या पेशेंट की ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं थी, उसकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी थी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी। तो इन सब फैक्टर्स पे ही काम करना है। प्लस जो दवाइयाँ दी जाती हैं स्ट्रोक होने के बाद में, उन दवाइयों को उनको कंटिन्यू करना है विदाउट मिस। सो ये सब करते हुए आप
नेक्स्ट स्ट्रोक की रिस्क को कट डाउन कर सकते हो। ओके। इसमें जो दवाइयों का रोल है, क्या फिर लाइफ टाइम में चलती हैं दवाइयाँ? हाँ, लाइक पेशेंट को अगर सपोज ब्लड प्रेशर है, शुगर है या हार्ट की डिजीज़ है, तो इन सबसे रिलेटेड जो भी दवाइयाँ वो तो आपको सब कंटिन्यू करनी है, लाइफ लॉन्ग ही लेनी है वो। लाइफ लॉन्ग लेनी है। बिल्कुल। बट इसमें ना मैंने बहुत लोगों को देखा है, एक बार स्ट्रोक आ गया, दवाइयाँ खाना शुरू की, फिर वही खाते रहते हैं, हाँ, फॉलो अप तो लेना ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल, पेशेंट जब भी स्ट्रोक होता है हमारे पास कॉमनली आते हैं, पेशेंट स्ट्रोक हुआ, उससे रिकवर हो गए और कुछ टाइम तो फॉलोअप में आते हैं वो 6 महीने, साल भर में भी। हाँ। उसके बाद में वो अपने आप से दवाई बंद कर देते हैं, फिर दोबारा स्ट्रोक होता है, फिर दोबारा। फिर वही। तो ये बेसिकली अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस एक तो, क्योंकि देखो 80% जो स्ट्रोक के केसेस हैं वो प्रिवेंटेबल हैं, उनको रोका जा सकता है। करेक्ट। क्योंकि जितने भी रिस्क फैक्टर मैंने आपको गिनाए हैं, मॉडिफाइबल ये सारे के सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं। तो एक तो अवेयरनेस की कमी है कि पहले हम पेशेंट को अर्ली साइंस की अवेयरनेस नहीं है लोगों को, उसमें डिले कर देते हैं लोग। और सेकेंडली जिनको हो गया उसके बाद में भी अवेयरनेस नहीं है कि ये दोबारा भी हो सकता है, तो उसको रिस्क फैक्टर को कैसे कट डाउन करना है। तो बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए कम्युनिटी के लेवल पे, समाज के लेवल पे, ताकि लोगों को हो सके। एक ना इसमें धारणा बहुत कॉमन मैंने देखी है कि स्ट्रोक आने के बाद लोगों को लगता है ना कि हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। हमने एक्सरसाइज की, हैवी वर्कआउट्स किए, चले फिरे, तो हो सकता है कि फिर से हमारी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाए। ये जो है आपके आसपास के लोग या पेशेंट्स पूछते हैं इस तरीके के सवाल? नॉर्मली देखो, जब पेशेंट को इनिशियली स्ट्रोक होता है तो पेशेंट पैरालाइज है, वो बेड में है, फिजियोथेरेपी चलती है। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी, इनके द्वारा ब्रेन को दोबारा से ट्रेन किया जाता है, तो पेशेंट वापस अपने पैरों पे खड़ा होता है, चलना फिरना स्टार्ट करता है। और जैसे ही पेशेंट इंडिपेंडेंट हो जाता है तो उसको अपनी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। कम से कम 30 मिनट की वॉक तो रिकमेंडेड है, दोबारा स्ट्रोक ना हो उसके लिए। वॉक करें या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह भी कर सकते हैं? स्ट्रेंथ तो जो पार्ट आपका पैरालाइज हुआ है उसको वापस फंक्शनिंग लाने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो मस्ट है ही है। इसके अलावा वॉकिंग तो इम्पोर्टेंट है ही। हाँ, जरूरी है वो स्ट्रोक रिस्क को कट डाउन करने के लिए। ठीक है। इसमें ये जो लोग हो गए जिनको लकली जो बच गए हैं, उनको दोबारा स्ट्रोक ना आए, फिर आपने कहा कि एक मेजर चंक ऐसा भी है जो कि डिसेबल हो जाते हैं फिजिकली। किस तरीके से डिसेबिलिटी स्ट्रोक में रिप्रेजेंट करती है, क्या मतलब होता है उनके साथ? देखिए, जैसा मैंने बताया कि 90% केसेस में जो कॉमन प्रेजेंटेशन है स्ट्रोक का, कि एक साइड का हिस्सा पूरा पैरालाइज हो जाता है, इंक्लूडिंग उसका फेस, उसके निगलने की क्षमता। और बहुत सारे लोगों को तो मुंह से नहीं दे पाते, तो फिर या तो राइल्स ट्यूब नाक के थ्रू नलकी लगती है या पेट में पैक ट्यूब लगा देते हैं। सो वो एक तरह से पेशेंट आपका बेड बाउंड है, वो टोटली डिपेंडेंट हैं केयर गिवर्स के ऊपर, फैमिली मेम्बर्स के ऊपर। सो बहुत ही बुरा इफेक्ट है स्ट्रोक की डिसेबिलिटी का। करेक्ट है। इसमें जो इस तरीके के लोग होते हैं जो पूरी तरीके से बेड रिडन हो जाते हैं, तो फिर क्या ये लाइफ टाइम चलता है या कुछ तरीके की थेरेपी से उनको भी बेटर किया जा सकता है? देखो, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी के द्वारा पेशेंट को हेल्प होगी, बट अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिला था और डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि पेशेंट हमेशा के लिए ही बेड बाउंड रहता है। बट नॉर्मली देखो, स्ट्रोक में रिकवरी का जो बेस्ट पीरियड होता है स्ट्रोक होने के बाद में, वो है इनिशियल 3 to 6 मंथ। ये बड़े क्रूशियल है, क्योंकि अराउंड 70 to 80% रिकवरी आपकी इस पीरियड में होनी है। उसके बाद में क्या है कि जो रिकवरी की पेस है वो स्लो हो जाती है। तो जो फैमिली मेम्बर्स हैं, केयर गिवर्स हैं, वो भी गिव अप कर जाते हैं कि अब कुछ नहीं होता। फिजियोथेरेपी वाले भी गिव अप कर जाते हैं, ये भी जितनी रिकवरी होनी थी होगी, अब चांसेस नहीं है। तो गिव अप नहीं करना। ब्रेन सेल्स हालांकि रीजनरेट नहीं करती है, बट उनको ट्रेन किया जा सकता है। हमारे ब्रेन में कंसेप्ट होता है न्यूरोनल प्लास्टिसिटी। सो बहुत ही ट्रेमेंडस ह्यूज पोटेंशियल है ब्रेन के अंदर उसको ट्रेन होने का। सो विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशन थेरेपी आप कर सकते हो। ये जो थेरेपीज है, थोड़ा आप इनको एक्सप्लेन करेंगे किस किस तरीके से होती है, क्या मदद करती है ब्रेन स्ट्रोक में? ब्रेन स्ट्रोक में लाइक फिजियोथेरेपी है, जितनी अर्ली अपन फिजियोथेरेपी करें, जो ब्रेन का एरिया पैरालाइज हो गया है, उसके आसपास का जो नॉर्मल ब्रेन टिश्यू है उसको आप ट्रेन करते हो। उस पैरालाइज्ड जो डैमेज्ड पार्ट है, उसके पार्ट का जो फंक्शन था उसको वो सराउंडिंग एरिया वाला पार्ट है वो टेक ओवर करेगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ दिस फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशन थेरेपी वर्क्स। तो फिजियोथेरेपी में कोई आता है जो आपको फिजियोथेरेपीज वगैरह कराते हैं? मतलब वो तो स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ही डिसेबिलिटी हो रही है स्ट्रोक के कारण, उनको तो फिर एक बार हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड रहा, 10 दिन 15 दिन रहे आप हॉस्पिटल में, उसके बाद में आप उनको घर में शिफ्ट करते हो या किसी स्ट्रोक रिहैब सेंटर में शिफ्ट करते हो, जहाँ पर कि कंप्लीट एक सेटअप होता है स्ट्रोक रिहैब का, जिसके अंदर मल्टीपल मॉडलिटीज़ हैं जो कि पेशेंट को
वापस अपने पैरों पे खड़ा करने में हेल्प करती है। कितने % लोग हो जाते हैं वापस से फुल्ली रिकवर? देखिए वो डिपेंड करता है पेशेंट की इनिशियल कितनी डेफिसिट थी, जितनी डिसेबिलिटी थी, बट दे हैज़ ए ह्यूज रोल। मतलब एक मैनेजमेंट पार्ट, एक्यूट ट्रीटमेंट पार्ट एक हो गया, बट उसके अलावा ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है स्ट्रोक ट्रीटमेंट का। बिल्कुल। डेथ वाली जो बात आपने कही कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी मौत हो जाती है, तो ऐसा होता है कि कोई ऐसा मिनी स्ट्रोक वगैरह नहीं आया, सीधे पहला ही ब्रेन स्ट्रोक का अटैक आया और उसमें मतलब मैंने बताया कि मिनी स्ट्रोक हर एक को नहीं होता पहले। मिनी स्ट्रोक तो अराउंड 20-25% केसेस में पहले TIA हो सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में तो ये सडन ही होता है, अचानक होता है। और पहले के अटैक में क्या डेथ भी हो सकती है? पहले अटैक में भी डेथ हो सकती है। इसमें ऐसा है कि उन लोगों को पहले से कोई, जैसे आपने कहा BP शुगर रहा हो, हाँ, वो तो रिस्क फैक्टर, तो वो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हमने आपको बताया कि अच्छा बहुत सारे पेशेंट खासकर यंग में आजकल, पहले तो ये मानते थे कि स्ट्रोक जो है ना एल्डरली की बीमारी है, ओल्ड एज की बीमारी है, लेकिन 50-60 बियॉन्ड की माना जाता है, बट अब ऐसा नहीं है। अब यंग स्ट्रोक जो है लेस देन 45 ईयर्स में। सो खासकर इंडिया जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर यंग स्ट्रोक की इंसिडेंस बहुत बढ़ रही है। कुछ केस रिपोर्ट्स हैं, कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिनमें ये पाया गया है कि हर 7 में से 1 पेशेंट इंडिया के अंदर यंग स्ट्रोक है, लेस देन 45 ईयर्स है। अगर हम 45 से इस एज ग्रुप को 50 तक ले जाएं तो अराउंड 20% पेशेंट हमारे यंग स्ट्रोक के हैं। यंग स्ट्रोक ये 50 ईयर्स की एज वो है, टिल 50 ईयर्स, जब तक पेशेंट जो फैमिली मेम्बर है जिसको स्ट्रोक हुआ है वो ही इज़ द ओनली ब्रेड विनर फॉर दैट फैमिली। सो वो अगर उसको स्ट्रोक हो गया और वो अगर बिस्तर पे लग गया स्ट्रोक के कारण, तो फैमिली के लिए वो बिल्कुल सोशियो इकोनॉमिक एक डिवास्टेशन हो जाता है। राइट, ये चीज़ तो है। ऐसा तो बहुत ज़्यादा देखा गया, लोगों के तो कई बार घर भी बिक जाते सो हैं। बिल्कुल वो घर बिकने वाली बात ही हो जाती है। इसमें अभी जो स्ट्रोक के केसेस आपने कहा कि यंगस्टर्स में मिल रहे हैं ज़्यादा, इसमें भी क्या यही मेजर रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं या कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं जो आपको इस तरीके के? देखिए यंग स्ट्रोक में एक तो जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हम पहले डिस्कस किए हैं, खासकर यंगस्टर्स को ये लगता है कि मैं तो अभी यंग हूँ, 30 साल का हूँ, है ना, मुझे क्यों BP होगा या मुझे क्यों शुगर होगा। तो उस कारण से इन लोगों का BP और शुगर अनडिटेक्टेड रहता है वो अंडरलाइन हो चुका उनको, लेकिन वो उसको इग्नोर करते हैं और उसको सिम्टम्स को चेक नहीं करते। तो इसलिए एक तो अनडिटेक्टेड BP, अनडिटेक्टेड शुगर, अनडिटेक्टेड कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, और आजकल की जो कॉर्पोरेट की स्टाइल है, लाइफस्टाइल है, उसमें पेशेंट्स की लॉन्ग वर्किंग आवर्स और पूरी नाइट शिफ्ट में लोग काम करते हैं और स्लीप की क्वालिटी बड़ी पुअर है, एक्सेसिव स्ट्रेस है, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, तो ये सारी चीज़ें मिला करके पेशेंट को, यंग एज वालों को भी प्रोन कर देती है स्ट्रोक होने के लिए। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर हैं एडिशनल जो कि यंग पर्सनस में अलग से, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इंडिया में वो अलग से रिस्क फैक्टर्स हैं। लाइक एक CVT, एक सेरेब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस बीमारी है जो कि इंडिया के अंदर यंग स्ट्रोक का कॉज है। लाइक वो प्रेग्नेंट फीमेल्स में पाई जाती है। प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के आसपास का जो पीरियड होता है उसमें ब्लड गाढ़ा हो जाता है, थिक होने से वो CVT हो जाता है, उसके कारण भी स्ट्रोक हो जाता है। या प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो गया, डिलीवरी के टाइम में ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, वो भी स्ट्रोक का कारण हो गया। या इंडिया के अंदर एक विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, होमोसिस्टिन का बढ़ जाना, जिसके कारण से कि ब्लड आपका थिक हो जाता है। और यंगस्टर्स के अंदर अगर हम देखें तो स्मोकिंग और अल्कोहल की जो एडिक्शन है वो भी स्ट्रोक की रिस्क को बहुत बढ़ा देती है। विटामिन B12 की आपने जब बात कही ना, तो इंडिया में आई थिंक बहुत से ऐसे लोग हैं जो इससे डेफिशिएंट है इस वक्त। बिल्कुल, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी एक्वायर्ड भी हो सकती है क्योंकि वेजिटेरियंस के अंदर विटामिन B12 पूरा नहीं हो पाता। और सेकेंडली कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाता है जिसके कारण विटामिन B12 कम होना और होमोसिस्टिन का बढ़ जाना, ये दोनों काम होते हैं जिसके कारण से कि आपका ब्लड थिक हो जाता है और आप प्रोन हो जाते हो ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, कुछ ऐसे टेस्ट हैं ब्रेन के जो हमें पहले ही बता सकते हैं कि हमें आगे चल करके स्ट्रोक होने का रिस्क तो नहीं है? जिन पेशेंट्स को या तो ये कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आप थोड़े से ओबीज हो और आपकी फैमिली में भी किसी को हिस्ट्री है हार्ट अटैक की या ब्रेन अटैक की, तो आपको बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए अपनी उसके बारे में और रेगुलर बेसिस पे अपने चेकअप कराते रहें।
नॉर्मल जो ब्लड टेस्ट करने हैं, कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करना है, ब्लड शुगर है, आपको अपना बीपी जरूर चेक करवाना चाहिए। हाँ। सो इसे कहते हैं नो योर नंबर्स, कि आपको अपने नंबर्स पता होने चाहिए कि आप चाहे 30 साल के हैं, 35 के हैं, 40 के हैं, बट आपको अपने नंबर्स पता होने चाहिए कि मेरा बीपी कितना है, मेरा शुगर कितना है, मेरा कोलेस्ट्रॉल क्या है। बिल्कुल। अगर किसी के मम्मी पापा को, दादा दादी या नाना नानी या किसी भी फैमिली मेम्बर में ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, चांसेस है कि आगे चल करके वो पास ऑन भी हो सकता है, कि उनकी अगली जनरेशन को भी रिस्क रहेगा? नॉर्मली एक तो पास ऑन होने के तरीके दो टाइप के हैं। एक तो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर, कि जिनके घरों में माता पिता को या उनके बुजुर्गों को भी बीपी, शुगर या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, तो ये बीमारियों का भी अपना एक हेरिडिटरी कंपोनेंट होता है, जेनेटिक कंपोनेंट होता है, कि ये भी आगे बच्चों में पास ऑन होती है। एक तो ये रिस्क आपकी पास ऑन होगी। सेकेंडली कुछ कैटेगरी है स्ट्रोक की, जेनेटिक स्ट्रोक कहते हैं, जिनको कैडासिल नाम से एक स्ट्रोक होता है, जिनमें कि फैमिली दर फैमिली एक ही परिवार की कई पीढ़ियों में स्ट्रोक होते रहते हैं। तो वो एक स्पेशल टाइप का है, जिसके अंदर एक जीन होता है स्पेसिफिक, उस जीन के अंदर म्यूटेशन होने से उस फैमिली को वो प्रोन कर देती है स्ट्रोक होने के लिए। बिल्कुल। अभी तक हम लोगों ने जिन एस्पेक्ट्स पर बात की डॉक्टर, उसमें अभी हमारे लिए जैसे ऑडियंस ज़्यादातर ट्रीटमेंट पर चीज़ें जानना चाहती हैं कि अगर स्ट्रोक हो गया तो इलाज कैसे है, कितने दिनों तक रहेगा, मैनेजमेंट कैसे होगा। तो इस एस्पेक्ट को एक बार आप थोड़ा सा ब्रीफली समझाइए कि अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, इलाज किस तरीके से किया जाता है, उस पेशेंट्स के साथ फिर क्या लाइफ टाइम चीज़ें मैनेज करके रखनी रहती है। इलाज को लेके देखो, दो भागों में मैं उसको डिवाइड करूंगा ब्रेन स्ट्रोक के इलाज को। एक तो एक्यूट इलाज जो हुआ पेशेंट का, कि जब पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, आप हॉस्पिटल में पहुंचे, तो आप विंडो पीरियड में थे, आपको थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी मिल गई या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी करी, वो एक मेडिकल मैनेजमेंट जो हो गया इनिशियल वाला। उसके बाद में फिर आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितना मेजर स्ट्रोक हुआ है। 10 दिन में, 7 दिन में या 15 दिन में आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, अब आप घर चले गए। तो घर जाके ऐसे पेशेंट्स को रिहेबिलिटेट करना, वो जो पहले हमने डिस्कस किया कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी का रोल आता है, तो वो सारी चीज़ें फिर आगे जाके टेक ओवर कर। नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में जो मैक्सिमम रिकवरी होनी है, जो इनिशियल 3 to 6 मंथ में होती है, तो इसलिए हमें बेस्ट एफर्ट हमारा उस पीरियड में लगाना है। उसके बाद में तो प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। जो आपने इंजेक्शन या दवाई की बात कही, क्लॉट बस्टिंग, उसको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करके बता दीजिए, अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि आप पहले स्ट्रोक को रिकॉग्नाइज करें, बी फास्ट के द्वारा तुरंत स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचे, जहाँ पे 24/7 CT स्कैन की फैसिलिटी अवेलेबल है, स्ट्रोक टीम है वहाँ पे। तो जो पेशेंट 4.5 घंटे में आगे हैं, या आजकल की गाइडलाइंस के हिसाब से 9 घंटे तक भी उन पेशेंट्स को उस दवाई का फ़ायदा हो सकता है, जिसको कि हम क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन या थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी कहते हैं। ये एक इंजेक्शन के रूप में आती है, और ये जो क्लॉट जिसके कारण से आर्टरी ब्लॉक हुई थी, उसको ये डिसॉल्व कर देती है। उसको डिसॉल्व करके जो ब्रेन के उस पर्टिकुलर हिस्से की ब्लड सप्लाई रुक गई थी, उसको दोबारा से रिस्टोर कर देती है, रीपरफ्यूजन हो जाता है उस एरिया का। ठीक है। तो उसके कारण से जो अपंगता आई थी, जो आपको डिसेबिलिटी आई थी, वो इमीडिएटली रिवर्स भी हो सकती है। आप बार बार स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल का बोल रहे हैं, क्या है ये स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल? देखिए, स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जिसके अंदर की CT स्कैन और MRI की फैसिलिटी हो राउंड द क्लॉक 24/7, और स्ट्रोक टीम हो, एक प्रॉपर स्ट्रोक टीम हो। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि पेशेंट को कभी स्ट्रोक हुआ तो सबसे पहले लोग अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाके दिखाने का वेट करते हैं, कि हम उनसे पहले कंसल्ट करेंगे। तो इसमें टाइम इज ब्रेन, हम टाइम वेस्ट नहीं करना है। हर मिनट के साथ में लाखों न्यूरॉन्स वेस्ट हो रहे हैं। तो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल का मतलब है कि आपको जैसे ही आप एम्बुलेंस करिए, आप हॉस्पिटल में आए, तो आपका फटाफट वो सारा काम हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, तो हमारा टाइम, जो डोर टू नीडल टाइम जिसे हम कहते हैं, दैट शुड बी लेस देन 60 मिनट। पेशेंट एक बार हॉस्पिटल में आ गया तो उसको वो दवाई या वो थेरेपी, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, वो लेस देन 60 मिनट में उसको मिल जानी चाहिए, तभी उसका बेस्ट आउटकम आ पाता है। बिल्कुल। इसलिए स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल की अहमियत है कि हमें डोर टू नीडल टाइम को रिड्यूस करना है, हमें डोर इन डोर आउट टाइम, डिडो टाइम जो होता है, उसको भी रिड्यूस करना है। वो सिर्फ स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पॉसिबल है। बिल्कुल। इसमें डाइट का कुछ रोल है कि खाने की ऐसी चीज़ें जो हमारे ब्रेन को थोड़ा सा और पावरफुल बनाती हैं, सो दैट इस तरीके के रिस्क को हम कम कर सकते हैं। जैसे आपने एक्सरसाइज वगैरह इन सब की बात की, तो कुछ फूड आइटम्स भी हैं? फूड आइटम्स अगेन वही जो रिस्क फैक्टर से रिलेटेड है, लाइक शुगर, ब्लड प्रेशर। सो मेनली अपनी डाइट के अंदर नमक की मात्रा कम रखें, लो सॉल्ट एंड लो फैट डाइट्स। ठीक है। ये मतलब टिपिकल चीज़ है जो कि ऑप्ट करनी है फॉर कार्डियक पर्पज एज वेल एज फॉर स्ट्रोक पर्पजेस। क्योंकि नॉर्मली इंडियन डाइट्स में ये देखा गया है कि सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है।
नॉर्मल इंडियन डाइट में हर इंसान प्रतिदिन 12 से 15 ग्राम सॉल्ट खाता है। आइडियली रिकमेंडेड है कि सॉल्ट इंटेक शुड बी लेस देन 5 ग्राम पर डे। ये तो 2 गुना से सो 3 गुना ऑलमोस्ट हम सॉल्ट खाते हैं। तो ये नमक की मात्रा इसी हिसाब से तेल की मात्रा है, तेल को भी हमें कम करना है। चीनी भी वैसे ही हो गया जो आप डायबिटीज़ का बता रहे थे। इसमें जो हम लोगों ने अब तक बात की है, एक बार हमारी ऑडियंस को समझने के लिए ये ज़रूर बता दीजिए, कोई भी छोटा सा मिनी स्ट्रोक हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, कोई भी स्ट्रोक हो, वो हमारे दिमाग पर क्या असर डालता है और उसके बाद क्या हमारे दिमाग के काम करने की क्षमता पहले जैसी रहती है या कुछ ना कुछ अफेक्ट हो सकता है? जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, स्ट्रोक होने पे पर्टिकुलर ब्रेन का जो एरिया इन्वॉल्व हुआ है उससे एक हिसाब से पेशेंट को सिम्टम आते हैं। एक हाथ पैर का पैरालाइज होना, बोलने में दिक्कत, समझने में दिक्कत, और पेशेंट को मेमोरी लॉस हो जाना, स्पीच की प्रॉब्लम होना, कॉग्निटिव डिक्लाइन होना। तो हर तरह का एरिया, हर तरह के सिम्टम पेशेंट को स्ट्रोक के कारण से आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। जाते जाते डॉक्टर कुछ ऐसे टिप्स या एडवाइस आप देंगे कि अगर हम ब्रेन स्ट्रोक से बचना चाहते हैं तो क्या चीज़ें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फॉलो करें, और हो गया है तो किन रेड फ्लैग्स पे हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो अपन बात करेंगे अर्ली वार्निंग साइन स्ट्रोक के, बी फास्ट के रूल के द्वारा हमने उनको पहचानना है और इमीडिएटली नियर बाई जो भी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है वहाँ रश करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है नो योर नंबर्स, लाइक आप अपना बीपी चेक करें, अपना शुगर चेक करें, कोलेस्ट्रॉल चेक करें। प्रिवेंशन के लिए 30 मिनट्स पर डे फॉर 5 डेज ए वीक आप वॉक करें, फिजिकल मॉडरेट एक्सरसाइज करें। अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं उसको क्विट कर दें। यही तरीके हैं जिसके द्वारा आप स्ट्रोक की रिस्क को कट डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर अभी से हम फॉलो करना शुरू कर देते हो आगे चल करके हम खुद को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इस तरीके की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को इतने सिंपल लैंग्वेज में हमारी ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए। आई होप आपने भी सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड कोई और सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के जरिए पूछिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव सेशंस के लिए और हेल्थ पॉडकास्ट के लिए फॉलो करते रहिए NBT Live। थैंक यू।